पहाड़ी औरतें नई उम्र के लड़कों के साथ जो काम करती है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेरे 15 साल के होते ही अचानक से मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मैं तो यहाँ अपने पापा के पास घूमने के लिए आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर हालात ऐसे बन जाएंगे कि मुझे खाने को रोटी तक नहीं मिलेगी। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक पहाड़ी औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि 15 साल के लड़के से ऐसा क्या काम करवाना है जिसके बदले में यह मुझे इतना सब दे रही है। मजबूरी में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर उस औरत ने जो कुछ मेरे साथ किया उसे जानकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरा नाम कार्तिक है। मैं बिहार के एक कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा बड़ा भाई है। मेरे पिता कारपेंटर है जो भूटान के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव में काम करते हैं। उन्हीं की कमाई से हमारे घर का खर्चा चलता है। हालांकि उनके घर से दूर रहने की वजह से मेरा बड़ा भाई नशेड़ी बन चुका है। मेरी बहन अभी इंटर में पढ़ रही है और मैंने 8वीं क्लास के पेपर दिए थे। पेपर देकर मैं खाली हुआ। मेरी डेढ़ महीने की छुट्टी थी। हम जिस कस्बे में रहते थे वहां पर वैसे भी स्कूल में कम ही लोग जाते थे। कहने को छुट्टी डेढ़ महीने की होती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अभी स्कूल 2 ढाई महीने के बाद ही जाऊंगा। मैंने माँ से कहा कि मैं अपने पापा के पास जाकर अपनी छुट्टियां गुजारना चाहता हूँ। हालांकि मैं छोटा था, लेकिन कम उम्र से ही घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी थी, तो मैंने ज्यादा चिंता नहीं की और मुझे अकेले गाड़ी में बैठा दिया। मेरा सफर बहुत अच्छे से गुजरा। इस दौरान माँ ने मेरे पापा को चिट्ठी लिख दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कार्तिक तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ रहा है। मेरे पापा मुझे स्टेशन पर मिल गए। वे मेरे लिए तरह तरह की चीजें लेकर आए थे क्योंकि आज मेरा जन्मदिन भी था। पापा ने मुझे गले से लगाकर बहुत प्यार किया और कहा कि कार्तिक आज तुम पूरे 15 साल के हो गए हो। उसके बाद हम दोनों एक जिप्सी से पापा के घर की तरफ चलने लगे। जिप्सी पापा किराए पर लेकर आए थे। उसके अंदर कोई पहाड़ी गीत बज रहा था और हम दोनों बाप बेटे बड़ी मस्ती से एक दूसरे से बातें करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। अचानक से हमारे साथ एक हादसा पेश आया। हमारी जिप्सी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में जिप्सी का ड्राइवर हाथों हाथ ही मर गया। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि मैं गाड़ी के पहले झटके में गाड़ी से उछलकर नरम मुलायम घास के ऊपर गिर गया था। लेकिन मेरे पापा बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हॉस्पिटल में मैं गुमसुम खड़ा था। तभी पापा के दोस्त लोग आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हल्की हैसियत के मेरे पापा के दोस्त भी ऐसे नहीं थे जिन्हें देखकर लगता हो कि वे बहुत पैसे वाले हैं। वे भी एक गरीब किसान थे जो बिहार से ही यहाँ काम करने के लिए आए थे। तभी डॉक्टर भी वहां आया। उसने जो बात बताई उसे सुनकर मेरी जान ही निकल गई। मैं यहाँ पहाड़ पर अपनी छुट्टियां बिताने, घूमने और मजे करने के लिए आया था। मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ यहाँ गुजारना चाहता था। मैंने अपनी माँ से बड़ी इज्जत से पैसे इकट्ठे किए थे ताकि किसी तरह अपने पापा के पास भूटान के गांव तक आ जाऊं। पर यहाँ आकर तो मेरे ऊपर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूटा कि जिसकी कोई हद नहीं। पापा को देखकर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। उनका पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। डॉक्टर कह रहा था कि उनके हाथों और पैरों की हड्डियां टूट गई है और इन्हें ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। पापा के दोस्तों ने तुरंत उस कंपनी को फोन किया जहां वे दोनों काम करते थे, ताकि उनकी कंपनी बुरे वक्त में मेरे पापा की मदद कर सके। लेकिन कंपनी के मालिक ने यह बात सुनकर साफ साफ कह दिया कि हम कोई भी खर्चा नहीं उठाएंगे और अब 6 महीने तक हमारे पास उनके लिए कोई काम नहीं है। हमने उनकी जगह किसी और को रख लिया है। कुछ दिन के बाद जब पापा होश में आए तब उन्हें बात पता चली तो वे बुरी तरह से रोने लगे क्योंकि पापा के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। इस वजह से पापा यहाँ भूटान के पहाड़ी गांव में काम करने के लिए आए थे। यहाँ आकर पापा दिन रात पूरी लगन से काम करते थे, जिसकी वजह से हम लोग घर में सुकून की जिंदगी गुजार पाते थे। लेकिन अब तो पापा का काम ही चला गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बाकी का समय कैसे कटेगा और यही सोचकर पापा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी कि अब आगे क्या होगा। पापा को इतना परेशान देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर मैं यहाँ आने की जिद नहीं करता तो ना ही पापा मुझे उस गाड़ी से लेने आते और ना ही हमारा एक्सीडेंट होता।
मेरी नज़र में तो पापा की हालत का जिम्मेदार मैं खुद ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में पापा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं पापा के साथ उनके छोटे से घर में वापस आ गया। यह घर लकड़ी की झोपड़ी के जैसा था और पापा मुझसे कहने लगे कि अब हमें अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं यहाँ पर रह भी नहीं सकता। मैं तो किसी भी काम को करने के काबिल ही नहीं रहा, और जब कंपनी मेरा खर्चा उठाने से मना कर चुकी है तो अब यहाँ रहना किस काम का। जो पैसा मैंने जमा किया हुआ है वह भी यहाँ रहे तो धीरे धीरे सारा खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि हम दोनों घर चलते हैं। लेकिन यह सुनकर तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे पता था घर का हाल क्या है। बड़ा भाई पूरी तरह से नशे का आदी बन चुका है और घर की सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर थी। पापा को इस हालत में देखकर घर में माँ और बहन दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तब हम घर वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के काबिल भी नहीं थे और मैं इतना बड़ा भी नहीं था कि यह सब काम अकेले कर सकूं। लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ कोई काम ढूंढ लूंगा और जब तक पापा सही नहीं होते मैं अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठा लूंगा। लेकिन सारी परेशानी यह थी कि मुझे कोई काम आता ही नहीं था और मुझे यह भी नहीं पता था कि इस गांव में क्या काम होता है जो मैं कर सकूं। इस छोटे से पहाड़ी गांव में 15 साल के छोटे बच्चों को काम पर रखने के लिए कोई भी राजी नहीं था, क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से 15 साल के बच्चे को काम पर रखने पर कारखाने के मालिक पर सख्त सजा हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना नामुमकिन था। जबकि पापा कमरे में अकेले रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। पापा को शाम में घर से बाहर ले आया ताकि पास के गार्डन में ले जाकर घुमाया जाए। जब पापा बैठे हुए बच्चों को खेलता देख रहे थे तभी मेरी नज़र एक पहाड़ी औरत पर पड़ी। वह थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। कुछ ही देर में पापा के दोस्त आ गए और पापा उनसे बात करने लगे। तभी उस औरत ने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया। मैं तुरंत उसके पास चला गया। वह बहुत ही खूबसूरत थी और उम्र में 30 से 35 साल की रही होगी। वह मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी, तुम कौन हो और कहाँ से हो? तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? मैंने उसे अपना नाम कार्तिक बताया और अपना पूरा परिचय दिया। मैंने यह भी बताया कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है, इसलिए हमें यहाँ रहने में बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और मुझसे पूछने लगी, तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है? यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, पापा की नौकरी पहले ही जा चुकी है और मैं यहाँ काम ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम पर रखना नहीं चाहता। उस औरत ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो क्या तुम वह करोगे? मैं बहुत खुश हो गया और तुरंत बोला, क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं जरूर करूँगा। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि किसी तरह यहाँ पर मुझे काम मिल जाए और मैं 6 महीने तक पापा की जिम्मेदारी संभाल लूँ। उसके बाद पापा अपनी नौकरी पर वापस जा सकें और हमारा घर वापस अपने रूटीन पर चल सके। मेरी बात सुनकर वह भी खुश हो गई और बोली, तुम मुझे बहुत पसंद आए। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की तलाश थी जो मेहनती हो और कोई भी काम करने को राजी हो, यहाँ तक कि अपने घरवालों की खातिर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो। मैंने हैरानी से पूछा, आपके पास मेरे लिए कोई काम है? उसने कहा, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है, जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और बहुत पैसे भी मिलेंगे। सच बता रही हूँ, तुम बहुत मजा करोगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। आखिर में एक छोटा बच्चा ही तो था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मांगा हुआ कोई खिलौना मिल गया हो। मैंने कहा, ठीक है, आप बस मुझे काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूंगा। वह कहने लगी, तुम्हें रोज सुबह से शाम तक मेरी कोठी पर आना होगा। 1 हफ्ते में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और उसके बाद तुम्हें काम बता दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरे हफ्ते का पैसा दिया जाएगा। उसने मुझे अपनी कोठी का पता समझा दिया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम मेरे घर आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वह मुस्कुरा कर बात कर रही थी। मैंने कहा, आप मुझे काम तो बताइए। वह मुस्कुरा कर कहने लगी, कार्तिक बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। तभी मेरे पापा ने मुझे आवाज दी। उनके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी। शायद उनसे बैठा नहीं जा रहा था। मैं फौरन पापा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में पापा ने पूछा, वह पहाड़ी औरत कौन थी और तुमसे क्या बातें कर रही थी? मैंने पापा को बता दिया कि वह औरत मुझे अपनी कोठी पर बुलाकर काम करवाना चाहती है।
शायद उसे घर का कोई काम हो या फिर उसे मुझसे घर का सामान मंगवाना हो, वरना भला छोटे से बच्चे से औरत को क्या काम होगा। मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ मना कर दिया और कहा, तुम अभी सिर्फ 15 साल के हो, तुम यहाँ घूमने के लिए मेरे पास आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं जाने दूंगा। पहाड़ी औरत कौन है, और ऐसे में किसी अनजान के घर तुम्हें कैसे भेज दूं? पता नहीं वह तुमसे कितना काम करवाएगी। पर मैंने पापा से कहा, पापा, सिर्फ महीने भर की ही तो बात है। एक बार जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप अपनी कंपनी को वापस ज्वाइन कर लेंगे और मैं वापस से आपकी सेवा करके अपने घर चला जाऊंगा और अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाऊंगा। लेकिन तब तक तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा और वह औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है, तो फिर मुझे काम करने में क्या परेशानी होगी। पापा की आंखें भीग गईं। वह कहने लगे, मेरा छोटा बेटा कितनी जल्दी बड़ा हो गया कि मुझे समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा, एक बार उस औरत के घर जाकर तो देखता हूँ। एक दिन जाऊंगा, अगर मुझे काम समझ में नहीं आया तो वापस आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी को देखकर पापा मान गए और कहने लगे, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो उसी वक्त वापस आ जाना। रात भर मैं यही सोचकर खुश होता रहा कि मैं काफी किस्मत वाला हूँ जो मुझे यह काम मिल गया, वरना मैं तो थक चुका था और हार मानकर घर वापस जाने की सोच चुका था। लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा डर भी था। मैं यह भी सोच रहा था कि ना जाने उसकी कोठी कितनी बड़ी होगी, क्या मुझे उसकी पूरी कोठी की सफाई करनी होगी। यही सब सोचते सोचते मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं सो गया। अगली सुबह मैं सवेरे उठ गया था और पापा के सारे काम करके उस औरत की कोठी पर जाने के लिए निकल पड़ा। उस औरत की कोठी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए पापा ने मुझे वहां भेजने की अनुमति दे दी थी। साथ ही मैंने पापा को यकीन दिलाया था कि कोई भी परेशानी हो तो मैं सीधा घर आ जाऊंगा। उस औरत की कोठी पर पहुंचकर मैंने चौकीदार से कहा कि मुझे तुम्हारी मालकिन ने बुलाया है। उसने मुझे सर से पैर तक देखा और कहने लगा, तुम रहोगे मैडम के पास। उसकी बात मुझे बहुत अजीब लगी, साथ ही वह बड़ी अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। उसके बाद उसने टेलीफोन के जरिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया और मुस्कुराकर कहा, यह बच्चा है, मैडम के पास रहेगा। मालकिन एक से एक खूबसूरत लड़का ढूंढकर लाती है। इस तरह की बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या जरूरत है? मैडम को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। शायद वह चौकीदार पागल सा है। नौकरानी चौकीदार की बात सुनकर हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोठी के अंदर ले गई। कोठी बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मैं सोने के किसी महल में आ गया हूँ। मैं अंदर जाकर खूबसूरत सोफे पर बैठा। मेरे सामने लीची का जूस रखा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मैडम भी वहां आईं। मैं उस पहाड़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी। लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन को देख रहा हूँ। नाइट सूट में बहुत सारा मेकअप लगाए वह मेरे सामने बैठी हुई थी। हालांकि मेरी उम्र इतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मुझे बहुत हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नज़र शर्म से नीचे कर ली। जो भी हो, वह मेरी मालकिन थी और मुझे उसके यहाँ काम करना था। मैंने जूस पी लिया तो मैडम ने कहा, तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया था, आराम करने के लिए नहीं। मैंने तुरंत कहा, मैडम, मैं बिल्कुल ताजगी महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे काम बताइए, मैं मेहनत से काम करूँगा। मेरी बात सुनकर वह पहाड़ी औरत मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा। इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन अभी तुम जाकर आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। तभी एक और नौकरानी आई और मुझे एक बहुत खूबसूरत कमरे में ले गई। कमरा इतना बड़ा और शानदार था कि मैं कुछ देर के लिए उसे देखता ही रह गया। कमरा बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। जब मैं वहां आया था, पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान था। ना तो मैं ठीक से कुछ खा पाया था, ना ठीक से कुछ देख पाया था। इस कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो सामने शीशे में मैंने अपनी शक्ल देखी। मैं वाकई बहुत खूबसूरत था। वह चौकीदार सही कह रहा था, खूबसूरत तो मैं हूँ ही। मेरी माँ की तरह दूधिया रंग, तीखे नैनंश और नीली आंखें। मैं दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। अपने गांव में मेरी आंखों के बड़े चर्चे थे। हर कोई कहता था कि बच्चा तो ऐसा लगता है जैसे किसी अमीर के घर पैदा हुआ हो। यहाँ कैसे कीचड़ में कमल खिल गया।
कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और वह पहाड़ी औरत एक खूबसूरत लड़की को लेकर मेरे पास आई। मैं उसे देखकर तुरंत उठकर बैठ गया। मैडम ने उस लड़की से मुझे मिलवाया। उसका नाम सुनीता था। मैडम कहने लगी कि यह तुम्हें आज से उठने बैठने, रहने सहने का तौर तरीका सिखाएगी, इस देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, और तुम्हें यहाँ की थोड़ी सी जबान भी सिखा देगी। मैडम की बात तो मुझे बहुत अजीब लगी। आखिर मुझे घर के काम करने के लिए पहाड़ी तौर तरीके सीखने की क्या जरूरत थी? उठने बैठने के तरीके तो मुझे पहले से ही मालूम थे। फिर मैडम सुनीता नाम की खूबसूरत लड़की को मेरे पीछे क्यों लगा रही थी? तभी वह कहने लगी कि 1 हफ्ते तुम्हें यह सब सीखना है और उसके बाद तुम मेरे काम के बन जाओगे। यह पूरा 1 हफ्ता तुम्हें सुनीता के साथ ही बिताना है। वह तुम्हें छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मैडम मुझे सुनीता के हवाले करके कमरे से चली गई। सुनीता बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे हर चीज सिखा रही थी। यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए और अपने आप को खूबसूरत कैसे बनाना चाहिए। हालांकि एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत थी। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत परेशान हो रहे थे। वह मुझे देखते ही कहने लगे कि आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बताओ तो जरा, पहले दिन तुमने क्या क्या काम किया? उस औरत ने तुमसे बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं कराई? मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के पहाड़ी जिंदगी जीने के तरीके सिखाए गए। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। पापा को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं हैरान हो गया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? पापा कहने लगे कि पहाड़ी लोग बहुत अजीब होते हैं। एक बिल्ली भी पालते हैं तो उसकी नस्ल देखते हैं, फिर तुम्हें बिना कुछ सिखाए कैसे अपने घर काम पर रख लेते। यकीनन वह तुम्हें पहले अपने तौर तरीके सिखाएंगे ताकि तुम उनकी कोठी में ढंग से रह सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे यह जानकर बड़ा सुकून मिला कि तुम पर काम का कोई बड़ा बोझ भी नहीं है। कार्तिक बेटा, बहुत दिल लगाकर और मेहनत से सब कुछ सीखना। जब मैं सही हो जाऊंगा और वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा, तब तुम्हें वापस घर भेज दूंगा और तुम्हें यहाँ सीखी गई चीजें अपनी जिंदगी में बड़ा फायदा देंगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतने दिन रह नहीं पाएगी। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें घर वापस भेज दूं। पापा ठीक कह रहे थे। मेरे बिना मम्मी आखिर कैसे दिन गुजार रही होगी। इसके बाद तो यह रूटीन बन गया। मैं रोज सुबह मालकिन की कोठी पर जाता। मुझे वहां पर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते, अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता, मेरे बालों को बहुत खूबसूरत स्टाइल से बनाया जाता, मुझे हर तरह की चीजें मुहैया कराई जाती। 4 दिन में मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। मैं खुद को शीशे में देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था कि मैं वही 15 साल का कार्तिक हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरी सेहत को बहुत अच्छा लग रहा था। मुझ पर कोठी में घूमने फिरने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। जहाँ मर्जी वहाँ जाता, जैसे मर्जी वैसे रहता। ऐसा लगता जैसे कि मैं मालकिन का खास हूँ। अब तक मैंने वहाँ किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मैंने कभी भी उस पहाड़ी औरत के पति को नहीं देखा था, जबकि वह शादीशुदा थी। उनके तो बच्चे भी नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ उनकी फोटो लगी हुई थी। मैंने एक बार नौकरानी से पूछा कि मैडम के पति कहाँ है, तो उसने इतना ही बताया कि हमारे साहब तो काम के सिलसिले में हमेशा शहर से बाहर ही रहते हैं। उनका बहुत बड़ा कारोबार है, बस रात को ही घर पर आते हैं। मैं देखता था कि वह पहाड़ी औरत तैयार होकर पूरे घर में टहलती रहती या फिर शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाती। जब से मैंने सुनीता से तौर तरीके सीखे थे, मैडम मुझे भी अपने साथ मार्केट ले जाती। वह मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग करती, मार्केट में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाती। मैं अपनी नौकरी पर बहुत हैरान था, जिसके लिए मुझे सैलरी मिल रही थी और इतना बहुत सारा सामान भी मिल रहा था, और काम मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी के बारे में बताया कि वहां पर पूरा दिन कैसे गुजारता हूँ। पापा कहने लगे कि तुम्हारी मालकिन की शायद कोई औलाद नहीं है, इसीलिए वह तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल रही है, लेकिन शायद यह बात बताना नहीं चाहती। मैडम ने तो मुझे यही बताया था कि 1 हफ्ते तक सुनीता मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा, और मुझे अब बस उस दिन का इंतजार था कि आखिर मुझे पता तो चले कि मेरा काम क्या है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़े और महंगी महंगी चीजों को एंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत भी अब पहले से बेहतर हो गई थी।
लेकिन इतने भी नहीं सुधरी थी कि वह नौकरी पर जा सके। इधर मेरी नौकरी लग गई थी तो मेरे पापा की टेंशन भी कुछ कम हो गई थी। हालांकि हमने अभी तक अपने घर पर पापा के एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और न ही मेरी नौकरी करने के बारे में। पापा मम्मी को शाम में फ़ोन करते और उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताते। वहीं दूसरी तरफ मैं उस पहाड़ी औरत के घर में बड़े मज़े से रह रहा था और एक हफ्ते में मैं जैसे बिल्कुल ही बदल गया था। हफ्ते के आखिरी दिन जैसे ही मैं मैडम के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर बहुत अजीब ढंग से हंसने लगा और कहने लगा कि आज से तुम्हारा काम शुरू होने ही वाला है। मैं भी इस बात पर बहुत खुश था कि आज मुझे काम करने को मिलेगा। मैं कोठी के अंदर दाखिल हुआ तो सुनीता मुझे कहीं नजर नहीं आई। दूसरी एक नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मैडम के कमरे में जाना है। जब से मैं यहाँ आया था एक बार भी मैडम के कमरे में नहीं गया था। मैडम का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मैडम के कमरे में दाखिल हुआ तो देखकर हैरान रह गया। मैडम का कमरा तो आज पूरी तरह से सजा हुआ था जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का होता है। मैडम ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डियां मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, यह तुम्हारी इस हफ्ते की तनख्वाह है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ कमरे में ही गुजारना होगा और आने वाले एक हफ्ते तुम इसी तरह जियोगे जैसे तुमने इस हफ्ते अपनी जिंदगी का मजा लिया है। मैडम की यह बात मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई। हालांकि इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने मैडम से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। लेकिन उसके बाद उस पहाड़ी औरत ने जो कुछ मुझसे कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिरी वह मुमकिन ही कैसे था? मैं उस पहाड़ी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मैं अभी 15 साल का छोटा सा बच्चा था और जिस चीज की ख्वाहिश मेरी मैडम कर रही थी वह मेरे लिए मुमकिन ही नहीं थी। हालांकि मेरा नन्हा सा दिल उनकी अदाओं से और इस कमरे की माधव खुशबू से पिघलता जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और उनसे कहा कि मैं यह सब नहीं कर सकता। तो यह सुनकर वह मुझसे कहने लगी, मैंने पूरा एक हफ्ता तुम्हें हर तरह की आज़ादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाए, तुम्हें काबिल बनाया। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम किया ही नहीं। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तुम इस मौके पर मुझे इनकार नहीं कर सकते। मेरी हसरत अधूरी रह जाएगी। वह कहने लगी कि हम औरतों की जिंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे यह नहीं पूछता कि हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरे पति को ऐश करने की आदत हो गई है और वह अलग अलग शहर में अलग अलग औरतों से मिल सकता है। इस दौरान वह मुझे वक्त देना भूल गया है। उसे तो यह भी याद नहीं कि मैं जवान और खूबसूरत हूँ और मेरे भी कुछ अरमान हैं। लेकिन उसकी दिलचस्पी तो मुझसे ज्यादा बाजारू औरतों में है, जिन्हें वह गलत तरीके से अपने साथ रखता है। इसीलिए मैं भी हफ्ते में एक दिन छोटे लड़के के साथ गुजारती हूँ और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह ना तो मुझे प्रेग्नेंट होने का डर रहता है और ना ही किसी को मेरे ऊपर शक होता है। मैं जानती हूँ कि यह तरीका गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं उसे धोखा क्यों न दूं? मैं बदले की आग में जलती रहती हूँ। हफ्ते के आखिर में मैं अपने अंदर की आग इसी तरह ठंडी करती हूँ। एक छोटे लड़के को अपने बिस्तर पर पूरे दिन रखती हूँ। लेकिन जितने लड़कों का इस्तेमाल मैंने आज तक किया है, कोई भी तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं था। मेरा दिल अब तुम पर आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यही रह जाओ। तुम्हारी जरूरत इस वक्त पैसा है और मेरी जरूरत तुम हो। मैं तुम्हें यह पैसे दूंगी जिससे तुम अपनी जरूरतों को पूरा करोगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी हर जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी भर अपने साथ रखूंगी और तुम्हारे बाप को भी कभी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें वापस घर जाना भी नहीं पड़ेगा। अपने बाप को अपने घर वापस भेज देना और हमेशा के लिए यहाँ रह जाना। मैं छोटा था, लेकिन बेवकूफ नहीं था। मैडम की एक एक बात मेरी समझ में आ रही थी और मेरे दिमाग में मेरी माँ की तबीयत चल रही थी। मैंने वह सारे पैसे मैडम के हाथ में पकड़ा दिए और साफ शब्दों में कहा कि मुझे हराम के इन पैसों की जरूरत नहीं है। मैं पाप के इस रास्ते पर चलकर पैसा कमाना नहीं चाहता। मैडम मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। पैसे की चमक भी मुझे रोक नहीं पाई, उनकी खूबसूरत जवानी भी और उनकी अदाएं भी कुछ भी मुझे रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरी माँ की परवरिश मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम थी।
जो कुछ भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा हमेशा सीधे रास्ते पर चलना, कभी भी कुछ करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल मत करना। मैं भागता हुआ उस कोठी से बाहर निकला और वापस गिरता पड़ता अपने पापा के पास आ गया। मैंने अपने पापा से आकर कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। ये लोग बहुत जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत से जिएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया और मुझे उस औरत ने धोखे से अपने घर बुलाया, जो अपने जिस्म की भूख मुझसे मिटाना चाहती थी। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आ रहा था। मैं अपने पापा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और अब आने वाली मुश्किलों को सोच रहा था। मेरी जिंदगी मुश्किलों भरी जरूर थी, लेकिन पाप से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। लेकिन उस जिंदगी को कैसे गुजारना है, यह हमारे हाथ में है, और मुझे यकीन था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई ना कोई इंतजाम कर रखा होगा। दोस्तों, पहले के लोग और थे, लेकिन आज के लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भी भटका रखा है। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे कितना गलत कर रहे हैं। अगर आप इस कहानी के आखिर तक आ चुके हैं, तो याद रखिए, आपको गलत काम करने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन फैसला आपको ही करना होगा। जब तक आप सही रास्ते पर रहेंगे, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।